वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमें अपने पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें हम देख रहे हैं अपना एलपीजी चैप्टर जो है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के पार्ट सेकेंड। अब पुराने पार्ट में हमने देखा था कि लिबरलाइजेशन के रीजंस क्या हैं, क्यों लिबरलाइजेशन हुआ या एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, और बेसिकली हम पूरे चीज़ों को देखने के बाद लिबरलाइजेशन के जो सेक्टोरियल रिफॉर्म्स हुए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या थे, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या थे, ऐसे उसके 5 सेक्टर्स हैं, उनमें क्या रिफॉर्म प्रोसेस हुआ था वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो दो एलिमेंट बच गया है, वो दो एलिमेंट को हम यहाँ कवर करेंगे पूरी तरीके से, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जैसे डब्ल्यूटीओ के बारे में, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे अपने इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस पार्ट में बेसिकली हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो रिमेनिंग पार्ट है और डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम बात करें अगर व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, क्यों प्राइवेटाइजेशन एक मेजर अडॉप्ट किया गया था इन दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, क्या जरूरत पड़ी थी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 1947 के बाद 1950 टू 1990 वाला जो गैप है, 40 सालों का जो एक अच्छा खासा पीरियड रहा, उस पीरियड के दरमियान हमने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंकरेज किया था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को इंकरेज किया था, जिससे बहुत फायदा हुआ। एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। स्ट्रक्चरल चेंज किसमें हुआ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो दे शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो शिफ्ट किया अपना, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन होना, फिर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आना, और दूसरी बात हमारा जीडीपी का भी ग्रोथ रेट अच्छा खासा हुआ। लगभग अप्रॉक्स जो 11% हुआ करता था 1950 के अप्रॉक्स में, वो 1990 तक पहुंचते पहुंचते लगभग 24 से 25% अप्रॉक्स हो गया था। तो एक और दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर एवरेज जो है एनुअल एवरेज, उसका ग्रोथ रेट 6% के हिसाब का था। ये सब हमने डिस्कस किया ही ऑलरेडी। अब ये जो मेजर रखा गया कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी था, क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो अच्छा काम कर ही रहा था। हुआ क्या कि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो था इकोनॉमी को सपोर्ट करना सोशल एडवांटेज के थ्रू। बट एक पर्टिकुलर समय के बाद जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, तैसे तैसे करप्शन होने लगा, फिर तमाम चीजों के लिए फिर पब्लिक सेक्टर में दिक्कतें आने लगी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉसेस बियर करने लगे। तो एकदम से फिर पब्लिक सेक्टर का जो झुकाव था वो बिल्कुल कम होने लगा। जो एक पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा था, मोनोपोलीज बना बना के रखा था, वो धीरे धीरे लॉसेस जब उनके बढ़ने लगे, इंडस्ट्रियल यूनिट अच्छी चलने नहीं लगी, चीजें खराब होने लगी। वहीं पे फिर 1991 में ये रियलाइज हुआ कि अब पब्लिक सेक्टर को कुछ स्टेक्स को, कुछ इक्विटी को जो है प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक को बेच दी जाए, या फिर कई सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहीं से आपका निकल के आता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। अब रही बात डेफिनेशन की, तो आप देख सकते हैं इट इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। यानी सिंपली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक दे देना, या फिर कंट्रोल दे देना कि भाई ठीक है कंपनी पब्लिक की है, पर चला इसको कंट्रोल पूरा कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ऐसे भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में जो ऐसे भी वर्क कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिनारियो में भी वर्क कर रहे हैं। और मैनेजमेंट दे देना, कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, सब कुछ है पब्लिक सेक्टर का, लेकिन उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। इससे क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है, वो इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, कम रिसोर्सेस में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा मेन पर्पस, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। इनका मेन पर्पस जो रखा गया था प्राइवेटाइजेशन का वो यही था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो पाए, मतलब कम से कम रिसोर्सेज, जो मनी रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइज करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे फोकस किया जा सके। गवर्नमेंट वाला जो इम्पैक्ट था, गवर्नमेंट वाले इम्पैक्ट में ये चीजें थोड़ी कम थी, बट बेसिकली ये देखा गया कि उसमें प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर इन चीजों पे बहुत बढ़िया वर्क करता है। पैसे से किस तरीके से इस्तेमाल करना है, पैसे को कम लगाओ और प्रोडक्शन और इफिशियंसी को बढ़ाओ। ठीक है। अब देखिए इसका मेथड देखा जाए तो दो ही तरीके से किया गया, या तो ट्रांसफर कर दीजिए ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, जो सेमी ट्रांसफर होता है, या पार्शियल ट्रांसफर कर दीजिए प्राइवेट वालों को, प्राइवेट वाला ओनरशिप भी देख लेगा, या फिर आप मैनेजमेंट का काम आपके देख लेगा। दूसरा तरीका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली ज्यादा यूज किया गया। यहाँ पे सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी, यानी उनके जो इक्विटी, मतलब एक तरीके से ये भी
जो मालिकाना हक की बात करता है कि वो उसको ट्रांसफर कर देना प्राइवेट इन्वेस्टर्स को या फिर पब्लिक को हम ट्रांसफर कर देते थे। तो बेसिकली ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है, जो आप पढ़े होंगे, या फिर जो फिजिकल डेफिसिट आपके पास जो एक टर्म है फिजिकल डेफिसिट, उस फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का भी यूज किया जाता है। या आप गवर्नमेंट बजट चैप्टर मैक्रो में भी पढ़े होंगे। अब देखिए इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि फेवर में है, और कुछ कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है। तो हम एक बार उनको देख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट का फायदा आपको ये रहेगा कि सारा कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जा रहा है। सारा कुछ, कहीं भी आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है, बस आपको टॉपिक्स मिल जा रहे हैं। बाकी आप चीजों को समझ लीजिए, समझ के आप आराम से लिख सकते हैं बोर्ड्स में। रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट, कुछ आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं कि आपका बजटरी डेफिसिट में थोड़ा सा कमी जो है आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो जो बजटरी डेफिसिट थी वो थोड़ा सही हो जाएगा। बेसिकली ये फिजिकल डेफिसिट पे ही वर्क करता है। फिर बोला गया कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है कि हमारा जो कंपटीशन का लेवल है, जैसे कि जब मोनोपॉलीज होने लगी पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। जब प्राइवेट सेक्टर वापस से इवॉल्व होने लगा या इवॉल्व करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो पब्लिक वाला भी अपने से फिर वापस दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स। मैनेजरियल एफिशिएंसी, एग्जैक्टली प्राइवेट सेक्टर के पास मैनेजरियल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरह वो केवल सोशल वेलफेयर पर नहीं सोचते हैं, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। तो उनको कम पैसे लगा के ज्यादा ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखाना, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना। क्विक डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस नहीं होते कि एक पर्टिकुलर पहले एक बनाया हुआ है मिनिस्ट्री, फिर वहां से डिसीजन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे होगा। लंबा प्रोसीजर होता है पब्लिक कंपनीज का। प्राइवेट में क्या है, कंपनी का जो मालिक है, जो सीईओ है, एमडी है या ओनर है, उसी को डिसीजन लेना है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन। जो भी डिसीजन होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, इसलिए डिसीजंस बहुत फास्ट भी होते हैं। दूसरी बात, उन डिसीजन से प्रोडक्शन कैपेसिटी को और एफिशिएंसी को या इफेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है। फिर आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है। जहां पहले पब्लिक सेक्टर की 10 कंपनी हुआ करती थी, वहीं जब प्राइवेट सेक्टर की 20 कंपनी और खुलने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत ज्यादा लोग और काम करेंगे, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का भी जनरेशन होगा। और जैसे कि आपने कीन्स का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपने देखा होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कीन्स ने बताया है कि एक शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में हो रहा है, तो उससे इनकम जनरेट होती है, और फिर वो इनकम से एक्सपेंडिचर करता है आदमी, तो फिर एक्सपेंडिचर हमारी किसी और की इनकम है। तो इस तरीके से इनकम जनरेशन का प्रोसेस इकोनॉमी में बहुत तेजी से चलता है, अगर ऐसा रहा। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना सही नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। जैसे सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट कर देता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन किस पे फोकस करता है? प्रॉफिट पे। तो सोशल वेलफेयर वाला पार्ट यहाँ पे हट जाता है। और सही बात है, प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर पे ज्यादा फोकस नहीं करता। उसे तो पैसा कमाने से मतलब है अपने लिए, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉइज है बस उनको सैलरी वगैरह से मेंटेनेंस, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या है क्या नहीं है। हमको सोशल वेलफेयर भी सोचना है, सामाजिक कल्याण नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। दूसरा, लॉप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लॉप साइडेड का मतलब होता है बेसिकली वन साइडेड। तो प्राइवेट सेक्टर, कभी कभी आप देखें कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया का तो थोड़ा डेवलपमेंट होता है, लेकिन कहीं पे बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है, तो वहां पे डेवलपमेंट बिल्कुल खराब हो जाता है, तो वो लॉप साइडेड होने लगता है। ठीक है, वन साइडेड। फिर देखा जाए कि प्राइवेट मोनोपोली क्रिएशन, जिस तरीके से पब्लिक मोनोपोली क्रिएशन था, पब्लिक सेक्टर जब ढेर सारे हुए तो अपना मोनोपोली बनाने लगे, प्राइवेट जब ज्यादा होने लगे तो प्राइवेट भी अपनी मोनोपोलीज बनाने लगे। और आखिरी इसमें कहा गया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ पीएसयू वर्कर्स। जब ओनरशिप ट्रांसफर होने लगी तो कई सारे जो पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स थे, उनको खुद ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दिया गया, या वो खुद ही चूज कर लिए कि हमें अब काम नहीं करना है, क्योंकि भाई सरकार कुछ और सैलरी दे रही थी, कुछ और फैसिलिटीज दे रही थी, प्राइवेट सेक्टर इतना कुछ थोड़ी करता है। तो इसलिए उन्होंने खुद ही चूज कर लिया रिटायरमेंट के लिए, या उन्हें रिटायरमेंट पे भेज दिया गया। तो ये सारा कुछ रहा हमारा प्राइवेटाइजेशन पे। अब देखते हैं हम ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसके इफेक्ट्स को। देखिए, अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि ग्लोबलाइजेशन क्यों आया, तो इसके पीछे मेन वजह आप रख सकते हैं क्योंकि हम 1947 ऑनवर्ड्स टू 1990 हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना दिया था बाय पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फिर टैरिफ को बढ़ा देना,
कोटाज लगा देना, मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को लगा देना, फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपना लेना, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह परफॉर्म करने लगी थी। अब यहाँ हुआ क्या है कि हमारा जो फॉरेन या फिर जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बिल्कुल खराब हो गया। हमारे रुपीस का वैल्यूएशन खराब हो गया, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एकदम से खराब होने लगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट रखा गया कि हमको अपनी इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन करना होगा। ये कुछ होता नहीं है, सिंपल टर्म आप इतना समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब कोई भी इकोनॉमी जिसको ग्लोबलाइज होना है वो क्या करेगा, अपने इकोनॉमी को अदर इकोनॉमी के साथ इंटरग्रेट करेगा, मतलब मिलाएगा। अब मिलाने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट और सबसे आसान होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू। उसके अलावा बहुत से होते हैं, नेशन बिल्डिंग के काम तमाम होते हैं। जैसे कि आप दूसरे कंट्री में विजिट कर रहे हैं, फिर लोन वगैरह लेना देना, फिर वहाँ के चीज़ों को प्रमोट करना, या फिर इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ लाना, कंपनीज को अपने यहाँ सेटअप करा, हमारी कंपनीज वहाँ सेटअप हो। कई सारे और तरीके होते हैं, बस बेसिक यही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम रखते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर, तो आप देख रहे हैं मीनिंग, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग अवर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल। यानी जो बैरियर्स हमने लगाए हुए थे उन बैरियर्स को खत्म कर देना जो भी थे, तो ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके, पीपल्स का हो सके। ठीक है, आज हमारे लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं, बाहर वाले यहाँ आके पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब यहाँ देखा जाए कुछ इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज रखे गए, जैसे सबसे पहला इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि कर दी गई थी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में भी। हमने जस्ट देखा था पिछले वाले वीडियो में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो लिबरलाइजेशन में लिया गया था, वहाँ 51% कर दिया गया था बैंकिंग सेक्टर में। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 51% कर दिया गया। यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह में अगर आप देखें तो उसमें भी कई सारे इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग लिमिट थे, उसको भी बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ आ सके और उनको इंट्रोड्यूस किया जा सके इंडियन मार्केट में भी। फिर बोला गया पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। देखिए, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या हुआ, हमारे रूपी को थोड़ा सा कमजोर दिखा के, डिवेल्युएशन करके कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की गई। फिर रिडक्शन इन टैरिफ्स, जो आपके टैरिफ्स वगैरह लग रहे थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो भी चीजें टैक्सेस के रूप में लगाई जाती थी, उनको कम कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में और ज्यादा से ज्यादा नंबर में, दोनों में ट्रेड हो सके। ट्रेड मतलब यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, फिर है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कोटा। ठीक है, यह होता है आपका कोटा। कोटा को भी कम कर देना या विड्रॉ कर देना पूरी तरीके से, कि अब कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। क्यों? आप फ्रीली जितना चाहें उतना एक्सपोर्ट, जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले था कोटा लगा दिया गया था, तो जिससे कि इंपोर्ट कम करें लोग, उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा करें। डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश में भी होगा, इसलिए गवर्नमेंट का ये सोचना था। बाद में फिर 1991 में इसको सोचने को चेंज किया गया। ये सब तो हमने बातें कर ली ग्लोबलाइजेशन पे। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा, वहां भी कुछ लोग थे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते थे अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। सेम यहाँ भी है, मैंने मेरिट डेमेरिट लिख दिया है, आप चाहें तो इसको फेवर और अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, जो लोग फेवर में हैं और जो लोग अगेंस्ट में हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट में भी हैं। फेवर वाले बोलते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन से पहला फायदा ये हुआ कि ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, यानी आपको ग्लोबल मार्केट का अच्छा एक्सेस मिला और हम उसको यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप बना सकते हैं। उनका फेवर ये है, सही है, हमको ज्यादा रिसोर्सेस मिल रहे हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी हम बाहर से अंदर ला सकते हैं, तो इन सब चीजों का हमें फायदा तो मिला ही मिला है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दूसरा बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। आज हमारे पास, हमारे यहाँ अब बुलेट ट्रेन का प्रपोजल रखा जा रहा है जो जापान में चलती है, यहाँ भी रखा जा रहा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आके चलने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पेक्ट है। फिर आपका बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यस ऑफ कोर्स बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी रहेंगे, क्योंकि जब हम डेवलप करेंगे विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो हम जो बाकी नेशंस हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाने लायक हो जाएंगे या मिला सकते हैं इन फ्यूचर। फिर बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग आइडियाज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज, इस दो तरीके से होता है ये। एक तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग या तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बेसिकली आउटसोर्सिंग से ही होता है कि हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज के, अपने लोगों को या टेक्नोलॉजी को हम एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द कंट्रीज। अगर ग्लोबलाइज है दोनों कंट्रीज, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, स्किल, मैन पावर, फिर मशीन्स, ये सब होता है, तो कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये कुछ लोगों ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन सही क्यों है, उन्होंने अपनी राय रखी। अब कुछ लोग हैं इनमें
जो अभी भी मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। पहले कुछ लोग कहते हैं कि मोस्टली बेनिफिटेड टू डेवलप कंट्रीज। कुछ लोगों का मानना है ये है कि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हैं वो सारी कंट्रीज को नहीं मिलते। बेसिकली हमारे कंट्रीज तीन तरीके के होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पहले अंडर डेवलप्ड, ठीक है। एक होता है डेवलपिंग और एक होता है डेवलप्ड। अब ये तीन में से अभी फिलहाल हम लोग तो डेवलपिंग पे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम डेवलप्ड बन जाए। जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा फायदा उठा लेती हैं। हम जैसे कंट्रीज डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड, जो हमसे भी बुरी स्थिति में कंट्रीज हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा लोन वगैरह भी सैंक्शन नहीं हो पाता है उनके स्टेटस को देखते हुए। फिर उनमें लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, जो भी यहाँ पे जैसे फॉरेन लिमिट वगैरह हम लोग बढ़ाएं, तो वहाँ लोग नहीं करते हैं ज़्यादातर केसेस में। अच्छा, कुछ लोग सेकंड नंबर पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। कुछ लोग ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को बढ़ाता है। एक चीज ये भी देखा गया है, मैंने भी अपना देखा है, आप भी आपने भी देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन जब भी होता है तो वो जो कंपनीज आती हैं वो कंसंट्रेट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अभी फॉक्सकॉन एक कंपनी है आपकी, जो आईफोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसके पार्ट्स वगैरह वो मैन्युफैक्चर करती है। आईफोन के स्टोर्स भी अभी लॉन्च जो हुए हैं हाल फिलहाल में ही, ये सब ऑलरेडी डेवलप्ड, जो हमारे यहाँ की जो डेवलप्ड सिटीज हैं या डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उन्हीं डेवलप्ड स्टेट्स में ही वो स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। मतलब जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं या सिटीज हैं, वहां तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जहां ऑलरेडी भीड़ है वहीं भीड़ जहां इंडस्ट्रीज की भीड़ है वहीं पे जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो भी वहीं पे भीड़ बढ़ा रही है। तो एक ये डिस्पैरिटी तो मेंटेन हो रही है, डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं है। आखिरी हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर, देखिए कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर को लोग, कुछ लोग ठीक भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी आर्गुमेंट है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है कंट्री में, जिससे कि इंडियन कल्चर का बहुत तरीके से खात्मा होता चला जा रहा है। तो अपने अपने मानने और अपने अपने सोचने के तरीके हैं लोगों के। बाय द वे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जा रहा है तो बहुत सारा है, ठीक है। तो कहीं ये हमारा ग्लोबलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, मेरिट्स और डीमेरिट्स को सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कुछ कुछ और, जो कि है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में छोटा सा हम देखते हैं कि इसमें मेजर फंक्शंस और इसके मीनिंग वगैरह क्या हैं। बस एक छोटा हमको देखना, लेआउट देखना है। सो सबसे पहली बात तो WTO जो बना था वो 1 जनवरी 1995 और इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका पुराना नाम था गैट। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। अब गैट बना था 1948 में, ठीक है। ये 23 कंट्रीज में पहले इसके मेंबर्स हुआ करते थे, उसी हिसाब से ये चलता था। जिसका मेन रोल क्या था, टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन वर्ल्ड। यानी इसका मेन काम क्या था कि जो भी ट्रेड एक्टिविटीज हो रहे हैं बिटवीन दी कंट्रीज उनको देखना, बेसिक एक्टिविटी था। वही एक्टिविटी WTO का अभी भी है बेसिकली, क्योंकि वो WTO का सक्सेसर है गैट का। पहले गैट ही था, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, उसके बाद उसी के जगह पे WTO आया 1 जनवरी 1995 को। तो WTO में प्रेजेंट अभी 166 मेंबर्स हैं, 164 आपके बुक में दिया होगा। अभी एक दो मेंबर्स और बढ़ गए रिसेंट में, एकदम प्रेजेंट में 166 है। अब इसके कुछ मेजर फंक्शंस हैं, जैसे कि ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। जैसे बाकी कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रेड रहे, और वो ट्रेड रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग हो, मतलब रूल के हिसाब से। ऐसा नहीं कुछ भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसी नियम कानून के बेसिस पे हो। और जो भी इसके 166 मेंबर्स हैं, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय द WTO। वो उनके रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे ही काम करेंगे, यानी ट्रेड करेंगे। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, बेसिकली इनका फोकस अब सर्विसेज पे है, क्योंकि गुड्स का तो लेन देन हो रहा है, गुड्स का तो चल रहा था, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। सर्विसेज थोड़े से पिछड़े हुए थे, थोड़ा सा नहीं इतना ग्रो कर पा रहे थे। तो इनका अभी फोकस यही है कि प्रोडक्शन भी हो सर्विसेज का और उनका ट्रेड हो, यानी कि आप सर्विस सेक्टर में ज्यादा ट्रेड करें। इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो भी वर्ल्ड में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किसी कंट्री में तेल बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में
कुछ और ज़्यादा है, तो इस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, एक्सचेंज के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से चीज़ों को यूटिलाइज करें, और इन्वायरमेंट को भी साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में इन्वायरमेंट को ही नुकसान कर, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन और तमाम चीज़ें जो है, ये सब जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा हमारा इस पार्ट में। अब हम आखिरी पार्ट देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो है हमारा रिलेटेड रहेगा आपके एलपीजी पॉलिसीज के जो फायदे हुए हैं और जो उनसे कुछ नुकसान हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या उनका पॉलिसीज का होना ना होना दोनों एक जैसा था, या उनके आने से फर्क पड़ा था इंडियन इकोनॉमी में, और पड़ा था तो क्या पड़ा था।